जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी और शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद से इस वीडियो में आपको फिजिक्स के एक जटिल टॉपिक को सरल बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये डिपेंड करता है कि आप कितने मन से वीडियो देखते हैं, क्योंकि देखने वाले साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी तरह के लोग हैं। ब्रह्मांड का उदय कहाँ से हुआ, बहुत लंबी खोज है। इसी संबंध में खोज करते हुए वैज्ञानिकों ने तमाम सारे कंसेप्ट्स दी हुई हैं। तो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है मैटर और एंटी मैटर की, पदार्थ और प्रति पदार्थ। मैटर जो होता है ये वो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये सब कुछ मैटर का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड हमारा, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, यानी इसके अंदर प्रत्येक वस्तु जो बनी हुई है वो एटम्स से मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से। हर परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर घूमने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हार्ड मैटर है। इसके बाद थोड़ा खोखला हिस्सा है और इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों ओर। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो एक शेल, फिर दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, इनको हम KLMN कहते हैं। बीच में सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसके ऊपर K शेल, L, M, फिर N, इस तरह से शेल्स होती हैं। इनमें 2n² के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। बड़ी बेसिक कंसेप्ट है ये। नील्स बोर की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो ये 2, 8, 18, 32 होते हैं, 2, 8, 18, 32 मैक्सिमम। और 8 से ज़्यादा नॉर्मली पहले नहीं होते हैं, फिर बाद में 8 के बाद 18 भी होते हैं, फिर 8 के बाद 32 भी होते हैं, ऐसे करके होते हैं। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री किसी प्रकार से बनती है, वहाँ नहीं जा रहे अभी हम। मैटर जो बनता है इस तरह बनता है। एंटी मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका जस्ट अपोजिट जो होता है पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग जो मात्रा है, मास इसका नगण्य है, ऑलमोस्ट नहीं गिना जाता, होता है लेकिन उसको नहीं मानते फिलहाल हम यहाँ ये। और उसी तरह पॉजिट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की जगह पर एंटी प्रोटॉन होता है एंटी मैटर में, और न्यूट्रॉन की जगह एंटी न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में क्या फर्क हुआ, प्रोटॉन का जो एंटी प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो एंटी न्यूट्रॉन क्या हुआ, इसकी स्पिन अलग होगी। न्यूट्रॉन अगर यूं घूम रहा है तो एंटी न्यूट्रॉन यूं घूमेगा, उसकी स्पिन अलग अलग है। मैटर की प्रॉपर्टीज में फर्क है, तो ये एंटी मैटर होगा। तो एंटी मैटर की दुनिया जो है बिल्कुल अलग है, सारी की सारी बिल्कुल डिफरेंट है। और एक और बात है, अगर एंटी मैटर और मैटर मिल जाएं तो गामा किरणें मिलती हैं, यानी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एनिहिलेशन हो जाता है। एनिहिलेशन का मतलब एक दूसरे में समा जाना। मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं तो ये अनंत में समा जाते हैं और इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट इज एनिहिलेशन। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, मैटर और एंटी मैटर का दोनों का मास मिलाकर जितना भी हो, E=mc² फार्मूले से m मास हुआ और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये, और E=mc² कितनी एनर्जी बनी इससे कैलकुलेट होता है। ये बड़ी भयानक एनर्जी होती है, एनिहिलेशन एनर्जी कहलाती है। संलयन ऊर्जा जो है, ये संलयन नहीं, ये है एनिहिलेशन है। पूरी तरह से पदार्थ का विलोपीकरण है, पदार्थ विलोप हो जाता है पूरा। अब मजे की बात आपको मैं ये बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, कि एनिहिलेशन में तो होता है पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, मैटर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। आइंस्टीन का फार्मूला जो E=mc² है, इससे पदार्थ बन गया ऊर्जा। क्या इसका उल्टा संभव है, ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है? यस, बदलती है। ब्रह्मांड पैदा ऐसे ही हुआ। अनंत ब्रह्मांड था, अनंत ब्रह्मांड में ईश्वर की इच्छा हुई, ईश्वर ने इच्छा जाहिर की अपने मन में। ये इच्छा जाहिर की, फायत लक्स बाइबल में लिखा, प्रकाश हो, फायाकुन, जो इस्लामी कंसेप्ट है, फायाकुन यानी कि जो है प्रकाश हो। भारतीय कंसेप्ट ये है कि ईश्वर की इच्छा हुई कि वो ब्रह्मांड को देखना चाहता है। ईश्वर की क्या इच्छा है भारतीय दर्शन में, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ईश्वर किस रूप में है, ब्रह्म किस रूप में है, दिखाई नहीं देता। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब किस रूप में है, दिखाई नहीं देते हैं। किसी प्रकार से पदार्थ नहीं है, वो मैटर नहीं है, ऊर्जा के रूप में है।
तो वो ऊर्जा परिवर्तित हुई और ब्रह्मांड में बदल गई, यानी मैटर में बदल गई, पदार्थ में बदल गई, यानी ब्रह्म माया में परिवर्तित हो गया, ब्रह्म ने अपना रूप बदल लिया माया में। ये होता है, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन होता है। ईश्वर जब बदला, ईश्वर ने अपनी ऊर्जा को अनंत, ध्यान से सुनिए फिर से मैं कहूंगा, ईश्वर ने जब अपनी ऊर्जा को जब बदला है पूरा, तो एक था वो अनेक हो गया। कैसा अनेक हुआ? पेयर प्रोडक्शन हुआ। फिजिक्स कहती है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, एक स्त्री एक पुरुष। सीधा मैथमेटिक्स बता दो, इतना गणित सबको आता है, चाहे साइंस साइड हो या ना हो, या फिजिक्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इतना गणित सबको आता है। 2 का स्क्वायर करिए, कितना आया? 4। आपने एक प्रक्रिया की, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब आप 4 का अंडर रूट लीजिए, कितना आएगा? 4 का अंडर रूट लीजिए, कितना आया? 2। आप कहेंगे जी नहीं 2 नहीं आया, +2 और -2। आपके पास पहले 2 था, एक संख्या मैंने दी आपको 2, फिर मैंने कहा इसको स्क्वायर कर दीजिए, आपने स्क्वायर करके लिख दिया 4। मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, इसको अंडर रूट ले लो, गलती हो गई, फिर से वापस ले लो। आप वापस नहीं ले सकते। ये जो 4 हो गया है, जब आप अंडर रूट लेंगे तो -2 भी आएगा, +2 भी आएगा। अगर इतना गणित जिसको नहीं आता तो यूपीएससी का एस्पिरेंट होना छोड़ दे, कि अगर 4 का अंडर रूट जो होता है +2 भी होता है, -2 भी होता है। -2 को स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। यानी 4 का अंडर रूट अगर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो -2 और +2 आएगा। ईश्वर उस 4 के रूप में है, उस 4 के रूप में ऊर्जा है। जब वो मैटर में परिवर्तित हुआ, ये अंडर रूट क्यों लिया? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए अंडर रूट लिया यहां पर। तो अंडर रूट लेने पर हमें 2 रूट मिलते हैं, एक प्लस वाला रूट मिलता है, एक माइनस वाला मिलता है। स्त्री और पुरुष में एक प्लस है, एक माइनस है। भगवान ने बनाया हुआ, आप लाख कोशिश कर लीजिए, इक्वलिटी की कुछ भी करिए, ये ईश्वर ने बनाया हुआ है। कुछ इसके पास है, कुछ उसके पास है, दोनों मिलकर जो है, जब दोनों मिलते हैं तभी जाके कोई रचनात्मक कार्य होता है। ये दोनों को नहीं बोलना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों को ही ये नहीं बोलना चाहिए कि वो मिलकर एक हैं, अकेले अधूरे हैं। अकेले अधूरे हैं, मिलकर ही एक हैं। आज वैलेंटाइन डे के दिन बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया भाई, ये तो अचानक सोचा नहीं था, मैं तो एक्सटेम्पोर बोलता हूं। तो ये पेयर प्रोडक्शन हुआ, ईश्वर ने पेयर प्रोडक्शन किया। आदम हव्वा का, मनु शत्रुपा का, और जो भी नाम दे लें आप उसको, एडम ईव को नाम दें, कुछ भी दें, ये पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन हुआ। मैथमेटिकल है थ्योरी, वैज्ञानिक थ्योरी है, फिजिक्स की थ्योरी है, आइंस्टीन की थ्योरी है, सभी की। तो ये हुआ मैटर और एंटी मैटर वाली बात। एंटी मैटर में भी ऐसे ही होता है, मैटर में भी ऐसे ही होता है। मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो एनिहिलेशन हो जाता है। अकेला मैटर भी एनिहिलेट होता है, अकेला मैटर पूरा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब परमाणु विस्फोट होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूजन होता है, तो जब फिशन होता है तो एक यूरेनियम जो है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, और 2 हिस्सों में बटने के बाद छोटी छोटी बूंदें, जैसे तेल की बूंद फट जाती है, ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट ने, एक तेल की बूंद इस आकार में है, वो जब फट जाती है तो 2 बूंदों में बदलती है जाके। इसी तरह यूरेनियम 2 हिस्सों में बदला जाके, और 2 हिस्सों में बदला, 3 न्यूट्रॉन निकल गए, लेकिन फिर भी कुछ बच गया। एक ऐसा पदार्थ बचा जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, कि अगर यूरेनियम का मास कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना इसका वजन था, और फिर उसके बाद जो 2 हिस्से इसके हुए उनका कैलकुलेट कर लिया जाए, और 3 न्यूट्रॉन निकले उनको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो भी थोड़ा सा बच जाता है। ये जो थोड़ा सा हुआ वो एनिहिलेट हो गया, वो पूरा गायब हो गया, मास पूरा ऊर्जा में बदल गया, और वो ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिससे कि जापान का नागासाकी और हिरोशिमा तबाह हो गया। इतनी भयानक ऊर्जा है ये। इसी से हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, इसी से बिजली बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एनिहिलेशन होता है एंटी मैटर ना होते हुए भी। अगर मैटर और एंटी मैटर मिलेंगे तो विस्फोट होगा, महाविस्फोट होगा, भयानक विस्फोट होगा, बिग बैंग होगा, क्या होगा कोई नहीं जानता। डॉक्टर टेलर ने इस पर एक कविता लिखी थी। मैंने 12th में कुछ किताबें मंगाई थी, तो उनमें से एक किताब थी जो मैंने अमेरिका से मंगाई थी। तो उसमें एक बुक का नाम था एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फंडामेंटल पार्टिकल नाम रहा होगा शायद, 71 की बात है, मुझे याद नहीं। तो उसमें बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, वो मुझे याद। Well up beyond the transporter, there was a region stark and stellar. Lived there Dr. N.T. Taylor. He met Dr. Taylor. Hand shook and there was nothing but gamma rays. ऐसी एक कविता थी। तो उसका मतलब यही था कि डॉक्टर टेलर यहाँ रहते हैं और डॉक्टर एंटी टेलर वहाँ रहते हैं, एक एंटी वर्ल्ड में। दोनों अचानक एक दिन आकाश गंगा में मिले आके, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, परिचय दिया, आई एम डॉक्टर टेलर, उन्होंने कहा आई एम डॉक्टर एंटी टेलर, दोनों ने हाथ मिलाया, हैंड शोक एंड देयर वाज नथिंग बट गामा रेज। उसके बाद गामा रेज के अलावा कुछ नहीं बचा। तो ये उनकी कविता मुझे याद रह गई, तो वो तब पढ़ी थी मैंने। एक्चुअली बात यह है कि ये कंसेप्ट वैज्ञानिकों की सब किसकी खोज में है? जन्म की खोज में।
जैसे कि हर बच्चा जानना चाहता है कि उसके पिता कौन हैं, इसी प्रकार से हम ब्रह्मांड में रहते हुए जानना चाहते हैं कि हमारा परम पिता कौन है। वैज्ञानिक खोज में लगे हैं, लगे रहो, कितनी भी खोज में लगे रहो, निकलेगा तो वही एक ही निकलेगा, चाहे उसको हम किसी नाम से पुकारें। ये सब सिनोनिम्स हैं, चाहे हम उसको जीसस कहें, चाहे उसको गॉड कहें, चाहे उसको हम पैगंबर कहें, चाहे उसको हम जो है ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, या कुछ भी नाम दें, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उसकी अनंत ऊर्जा है, उसको तो हम जान ही नहीं सकते। तो अब वैज्ञानिक कब पहुंचे वहां जाके? साइंटिस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है। लेमैन भी जानता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज मेरे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस पर मैंने बताया, तो मुझे ध्यान आया आप लोगों को भी मैं कुछ बातें बताऊं। उसने एक प्रश्न किया था कि एक क्रिस्टलाइज्ड टाइम के बारे में, टाइम क्रिस्टल, कि टाइम क्रिस्टल क्या है। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया क्लास में कि टाइम क्रिस्टल क्या है। आई एक्सप्लेन इमीडिएटली, ईश्वर कृपा है, मैं आपके कैसे भी प्रश्न इमीडिएटली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे लिख के दे दो, फिर जब आपका नंबर आएगा तो बताऊंगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया, वही आपको मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ उसकी, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, सॉलिड इज हीटेड, देन इट बिकम्स लिक्विड, देन आफ्टर दैट इट बिकम्स गैस। ये 3 फेजेस हैं, इनको हम केमिस्ट्री में फेज कहते हैं। जिन्हें नहीं मालूम मेरे बारे में बता दूं, केमिस्ट्री से डॉक्टरेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और 7 सब्जेक्ट आर्ट्स के में पीजी है मेरा, और रिसर्च वर्क है, पीएचडी है। टोटल इस तरह से मिला जुला के 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिनमें कि पीएचडी के बराबर क्वालिफिकेशन है। और पीसीएस हूँ 4 बार का सिलेक्टेड, और आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, और करीब साल भर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नए लोगों के लिए बताया, बाकी पुराने जानते हैं। परिचय पढ़ लीजिए, वीडियो के नीचे सारा लिखा हुआ है। एनीवे, तो उसके बाद जो है अब चौथी अवस्था आई। ये भी कुछ लोग जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते हैं व्यूअर्स में से। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। जब इतनी हीटिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, इतना गर्म करते हैं कि गैस भी गर्म होकर बिलबिला जाती है बेचारी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के भाग जाते हैं। जब गर्मी होगी तो क्या होगा, आदमी घर से भागेगा। इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते तंग आ गए, उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि अंतिम कक्षा भी छोड़ के भाग गए, जो लास्ट ऑर्बिट थी वो भी छोड़ के भाग गए। एस्केप वेलोसिटी होती है, जैसे पृथ्वी छोड़ के भाग जाता है, ग्रेविटेशन छोड़ के रॉकेट निकल जाता है पृथ्वी के बाहर। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो घूमते 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 ऊपर चारों ओर हाईएस्ट उस पर आ गए एनर्जी लेवल पे, आखिरकार निकल भागे। इलेक्ट्रॉन तो भाग गए छोड़ के, बच गया कौन, न्यूक्लियस। ये सारे न्यूक्लियस मिलके इकट्ठे हो गए। ये ऐसे हैं, इकट्ठे रह नहीं सकते, क्योंकि सब पर पॉजिटिव चार्ज है और सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर। तो ये सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे इसलिए हो गए कि सबका इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया। सब एक ही हैं, मेरा भी छोड़ गया, मेरा भी छोड़ गया, मुझे भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया। सब ब्रेकअप हुए, न्यूक्लियस जितने हैं, न्यूक्लियाई, ये इकट्ठे होकर इन्होंने ब्रेकअप कॉलोनी बना ली। ये जो ब्रेकअप कॉलोनी है, जिन जिन के इलेक्ट्रॉन छोड़ गए, बेचारे रोते बिसूरते, ये सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक बस्ती बसा ली अपनी, दैट इज प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, भयानक रूप से पॉजिटिव चार्ज है, आपस में मिलकर रह नहीं सकते, तलाश में इलेक्ट्रॉन की घूमते हैं। ऐसे में कहीं कोई मिल जाए तो ऐसे में कहीं कोई मिल जाए तो ये ढूंढते फिर रहे हैं चारों ओर। अब ये प्लाज्मा उड़ते हुए पहुंचता है जिस जगह पर, मान लो कोई आयरन स्टील है, कुछ भी है, बर्तन कोई रखा है, कोई दीवार है, कोई कुछ भी, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। ये वहां के इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। मान लो सपोज कर लो हमने कोशिश की इस प्लाज्मा को एक लोहे की बॉक्स में बंद कर दें। जैसे लोहे के बॉक्स में रखा, पॉसिबल नहीं है इस तरह से, लेकिन मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर उस लोहे के बॉक्स में रखा तो लोहे में इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन हर एक आयरन में होते हैं, तो वो 26 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए, उसके ऊपर उसमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब लोहा जो था, अच्छा भला बॉक्स बना हुआ था, वो बेचारा प्लाज्मा रह गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो इसने खींच लिए, प्लाज्मा ने, और ये तो अपनी अपनी बस्ती बसा के चैन से हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर हो गए। ये तो आराम से अपनी बस्ती बसा ली इन्होंने, घर गृहस्थी बसा के रहने लगे प्लाज्मा वाले लोग। प्लाज्मा तो खत्म हो गया, प्लाज्मा रहा ही नहीं, वो तो मैटर हो गया, और लोहा बन गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये उड़ता हुआ जाएगा, जिससे चिपकेगा उसको प्लाज्मा बना देगा, और खुद जो है अपनी बस्ती बसा के बैठ जाएगा। ये तो बस ये है कि जिस पर चिपक गया वो प्लाज्मा बना, भस्मासुर है ये भस्मासुर सबको जो है नष्ट कर देगा। ये प्लाज्मा स्टेट है। अब इसके बाद आता है, किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आगे, लिप्टॉन्स, बेरियॉन्स, फर्मियॉन्स, बोसॉन्स, मीसॉन्स और तमाम तरह के पार्टिकल्स हैं। ये सब फंडामेंटल पार्टिकल, ये सारी कॉलोनियां हमारे एटम के अंदर बसी हुई हैं, न्यूक्लियस के अंदर बसी हुई हैं। तो कुछ कण जो हैं, जो एटम के अंदर हैं, कुछ कण जो हैं जो बिहेवियर करते हैं,
उनकी गति, उनका घूमना, उनका चलना, उनका टकराना, ये सब जो नियंत्रित होता है, इसके लिए बाकायदा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाए हैं, और वो फार्मूले गवर्न होते हैं किससे? स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से। ये जो स्टैटिस्टिक्स है दो प्रकार की है, एक बोस आइंस्टीन और एक फर्मी डिराक। एनरिको फर्मी और सत्येंद्रनाथ बोस। बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर और फर्मी ने डिराक के साथ मिलकर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इजाद किया, मैथमेटिकल फार्मूले निकाले। एमएससी मेरा सब्जेक्ट भी था ये, तो उसमें केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ये काफ़ी कुछ क्वांटम केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़नी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बाकी मुझे नहीं पता। तो वो मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा जटिल मैथमेटिक्स है, बट जटिलता में ही तो आनंद है। सरल तो सब कोई पढ़ लेता है, जटिल पढ़ो तब आनंद आता है। तो जो फर्मियोन्स जब होते हैं, कॉलोनी बनती है, जब पदार्थों की कॉलोनी बनती है और जो फर्मियोन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्मी कंडेंसेट। फर्मियोन इकट्ठे हो गए, दैट इज फर्मी कंडेंसेट। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिए, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा के बाद। जब बोस वाले इकट्ठे हो गए, जो बोस स्टैटिस्टिक्स को मानते हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को, तो इनको कहते हैं बोसॉन। इन्हीं बोसॉन्स में जो है एक हिग्स बोसॉन्स हैं, इनका बिहेवियर ऐसा है कि वो स्टैटिस्टिक्स इनको नहीं समझा पाती। जब वो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले इसको ठीक से नहीं समझा पाते, तो एक जगह पे आकर ये खुल जाते हैं फार्मूले। यानी इन फार्मूलों में जो सीरीज हैं वो एक जगह पर अनंतगामी हो जाती हैं, इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, और हम इनको कैलकुलेट नहीं कर पाते ठीक से। हाथ खड़े कर लिए साइंटिस्ट ने, बचाओ बचाओ, ट्राई माम पाई माम, मेरे बस का नहीं। ये बोसॉन्स इनके अंदर और भी हैं, इनके अंदर क्वार्क्स भी हैं, इनके अंदर जो है तमाम सारे क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स जो होते हैं, मैं पहले वीडियोस में थोड़ा परिचय में दे चुका हूं, डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, बहुत वाइड टॉपिक है, समझा तो मैं सब दूंगा, ये पक्की बात है। क्वार्क जो होते हैं वो अपने धारक से ज्यादा भारी होते हैं, जो उन्हें धारण करता है। ये बड़ा अद्भुत चीज है। यहां पर आके वैज्ञानिकों की मति भ्रष्ट हो गई। उसके पहले मैं आइंस्टीन का फार्मूला समझाऊंगा। मति भ्रष्ट होने के पहले आइंस्टीन का फार्मूला जो है वो ये है कि जब कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु जब प्रकाश की गति से चलने वाली होती है, लगभग 0.9999 इत्यादि सी माने प्रकाश की गति पहुंचने वाली होती है, तो वो टैक्योन बन जाती है, टैक्योन बनने जा रही है। तो जो टैक्योन बन रही है उसके पहले उसका बिहेवियर चेंज होता है, सडनली एकदम सारा बिहेवियर चेंज होता है। प्रकाश की गति के ठीक पहले हम उसका दो तरह से मास कैलकुलेट करते हैं, रेस्ट मास और डायनेमिक मास। गतिशील अवस्था में उसका वजन, मास कितना है, हम यहाँ मास कहेंगे, वेट नहीं कहेंगे, उसका मास कितना है। और जब वो स्थिर है तो कितना है। वैसे तो चाहे हम कार में चल रहे हो, चाहे बुलेट ट्रेन में चल रहे हो, चाहे हवाई जहाज में चल रहे हो, जमीन बैठे हो, वजन तो उतना ही रहेगा। लेकिन जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से गतिशील होती है तो उसका वजन बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते अनंत की तरफ जाता है, इनफाइनाइट होने लगता है, अनंत। उसकी लंबाई सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ते सिकुड़ते शून्य होने लगती है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि आपने कोई एक वस्तु है जिसका 1 किलोग्राम वजन है, आपने उसको फेंका और प्रकाश की गति से फेंक दिया, लाइट की वेलोसिटी से, और जब वो लाइट की वेलोसिटी अटेन करने जा रही है तो उसका मास तो अनंत होने जा रहा है, उसका लंबाई 0 होने जा रही है। ऐसा कैसे होगा? वैज्ञानिकों के चक्कर खाने की बात आ गई कि नहीं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जब वो अटेन कर लेगी तो उसका मास इनफाइनाइट होगा, उसका लेंथ यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 0 होंगी, यानी वॉल्यूम 0 होगा। वॉल्यूम इज 0 एंड मास इज इनफाइनाइट। भगवान बचाए, डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? यू कैन नॉट कैलकुलेट, समस्या आ जाएगी। ब्लैक होल ऐसे ही बनते हैं, भयानक डेंसिटी होती है, कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये पदार्थ की आइंस्टीन ने बताया ये इतनी तक संभव है। इसके बाद तो उल्टा होगा, मास उसका इनफाइनाइट से ज्यादा होगा तो इनफाइनाइट ही रहेगा, और लंबाई उसकी 0 से कम होगी तो माइनस में हो जाएगी। तो बड़ा मुश्किल काम। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो फेल हो गई, आइंस्टीन भी चुप हो गए। यहाँ अब यहाँ पे एक और घटना होती है। हम एक हाथ में घड़ी बांधे हुए हैं और एक विमान में बैठे हुए हैं। हमारी घड़ी सही टाइम बता रही है, लेकिन अगर जब हम प्रकाश की गति से चलेंगे तो हमारी घड़ी रुक जाएगी, खराब नहीं होगी। रुक जाने का मतलब समय रुक गया, टाइम रुक गया, टाइम स्टॉप। मेरी उम्र उस समय इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड है, मेरी एज वहीं रुक गई और वहीं रुकी रहेगी जब तक मैं प्रकाश की गति से चलता रहूंगा। t = 0 ये स्थिति होगी। तो टी डायनेमिक जो हमारा 0 रहेगा,
मेरे मेरे लिए समय बंद हो गया, मेरे शरीर का क्षरण बंद हो गया, ओल्ड एज खत्म हो गई, वहीं पे रुक गए। अगर ओल्ड एज में है तो वहीं पे रुक गए, अगर यंग एज में तो वहीं पे रुक गए। क्षरण नहीं होगा, एजिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ के प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं और बहुत अच्छे साइंस फिक्शन लिखे हुए हैं, भारत के ही हैं। ईसीजी सुदर्शन है, उन्होंने जो है टैक्योन्स पर लिखा हुआ है, खोज की हुई है। बहुत सारे लोग, नार्लिकर व्हाइल थ्योरी है, चंद्रशेखर लिमिट है, अंतरिक्ष में जो लिमिट है उसमें चंद्रशेखर वैज्ञानिक का नाम आता है, भारतीय वैज्ञानिकों को मत समझिए। तो क्या स्थिति होगी कि मेरा समय रुक गया, मेरा समय रुका हुआ, मैंने समय को रोक लिया। क्या किया मैंने? टाइम को क्रिस्टलाइज कर लिया। जैसे कि पानी बह रहा हो और मैं उसको पाइप को इतना ठंडा कर दूं कि वो पाइप ठंडा होकर पानी क्रिस्टलाइज हो गया, जम गया, बर्फ जम गया, बर्फ के क्रिस्टल जम गए, तो बर्फ वहीं हो गई, बहने वाला पानी बह गया। मैंने बर्फ जरा सा बटन घुमाया और घुमा के बर्फ को जमाया और निकाल लिया। मैंने उस पूरे पानी में से कुछ हिस्सा निकाल लिया और जमा के रख लिया अपने पास में, क्रिस्टलाइज करके। दिस इज द टाइम क्रिस्टल। ये टाइम क्रिस्टल है। टाइम बह रहा है, टाइम इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। मैंने उसको जो है टाइम को वेलोसिटी ऑफ लाइट लाके और उस टाइम को क्रिस्टलाइज करके अपने पास रख लिया। अब जब जरूरत पड़ेगी तो पिघलाएंगे और पिएंगे पानी आराम से। ऐसे जब मुझे टाइम की जरूरत होगी तो मैं निकाल लूंगा टाइम को। ये बहुत ही अद्भुत कंसेप्ट है। इसी बीच तो ये आइंस्टीन थ्योरी थी, समय को रोकने वाली। दुनिया में समय को रोक नहीं पाता। जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का समय ऐसे होगा और उनका समय ऐसे था कि वहां पर हमारा जो हमारे हजारों वर्ष वहां के एक वर्ष के बराबर होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कहा जाता है। यही बात है, रिलेटिविटी है। दिस इज रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेसिफिक थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। ये उनकी थ्योरी है। तो बोस ने जो पार्टिकल खोजे उनको बोसॉन नाम दिया गया, और जो बोसॉन है उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि वो वैज्ञानिकों की समझ के बाहर थी। याद करिए, जब आपके जीवन में कोई घटना घटती है जिसका कारण आपको नहीं पता होता, कोई पूछे आप क्या कहेंगे? कोई पूछे भाई क्यों हुआ, तो तुम समझाने की कोशिश करोगे इसलिए हुआ। क्या भाई ऐसे नहीं समझे, और बताओ, क्लियर बताओ, ये तो नहीं ठीक है, तो तुम ये कहोगे भगवान जाने कैसे हुआ। बहरहाल बोस महोदय, वो क्या कहते हैं, हिग्स महोदय ने भी यही किया। हिग्स बोसॉन, उन्होंने कहा भैया ये तो गॉड पार्टिकल हैं, ये तो गॉड पार्टिकल हैं। इतना बड़ा वैज्ञानिक इतनी सारी रिसर्च करके सर्न में एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, उसके अंदर इतना बड़ा लार्ज मशीन लगी हुई है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, पूरी सुरंग में मशीन, भीमकाय मशीन फैली हुई है पूरे सुरंग में। सब इतना तामझाम यार क्यों किया? पहले ही मान लेते भगवान है, बिना मतलब के चक्कर में पड़े हो। वो तो है, तुम्हारे मानने से थोड़ी होगा। तुम ये मशीनें फैला फैला के कर रहे हो, कैसे हो पाएगा? बेमतलब के सारे बात का निष्कर्ष तो यही निकला कि वो है, तू ही तू। निष्कर्ष तो वही है कि वो तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वही तो ये सब कर रहा है। और कौन कर रहा है? क्या तुम कर रहे हो? अपने आप कर रहे हो? कुछ नहीं होता। मैं भाग्यवादी नहीं हूं, विज्ञानवादी हूं। बिल्कुल कायदे से साइंस में बिलीव करता हूं। साइंस को जो भी लेवल आप समझ सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो होती है, जेआरएफ के ऊपर एसआरएफ होती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद पीडीएफ होती है। मैं पीडीएफ छोड़ के प्रोफेसर हुआ था। मुझे पता है बहुत अच्छे से, विज्ञान को जो जान लेगा, जानत तुम ही हुए जाही। जो जान लेगा विज्ञान को, उसे समझ में आ जाएगा कि हे ईश्वर तू है। जो बहुत थोड़ा अल्पज्ञानी होता है वो कहता है तू नहीं है, मैं हूं। तू कौन होता है? वो तो ये कहेगा, ये दम्भ है, घमंड है, मैं हूं। रेने डेकार्ते भी कहते हैं आई थिंक सो आई एग्जिस्ट। मैं सोचता हूं इसलिए मैं विद्यमान हूं। ये सोचना कौन देता है? ये जो सोच जो आपकी आती है, जो आपके अंदर का जो विचार है, ये कहां से आता है? सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन परसेप्शन करते हैं। परसेप्शन जो हो रहा है आपको पता है वही है। क्या पता नहीं है? आपको तो मालूम होगा, जो लोग आई के बारे में जानते हैं, जितने मिनिमम से मिनिमम जानने वाले ही जानते हैं कि इमेज उल्टी बनती है दिमाग में। ये हमारा दिमाग उसको सीधा कर देता है। असलियत में तो ये सब चीजों की उल्टी इमेज बन रही है। बात यह है ना कि आप परसेप्शन जो कर रहे हैं, आपको सिखाया गया है बचपन से कि ये परसेप्शन है, दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, दिस इज दैट, दिस इज दिस, ये सब तो आपको सिखाया गया है। दिस इज वर्स्टेहन। जर्मन में वर्स्टेहन का मतलब होता है कि आपकी सोची हुई समझ, निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है। आप इंटरप्रेट करने की क्षमता आई कहां से? उस ईश्वर ने दी हुई। बैक टू पार्टिकल फिजिक्स। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके, हिग्स बोसॉन की बात करके, वैज्ञानिक प्रयोगों में हतप्रभ बने हुए हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, अब क्या करें? एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है हर बार। पार्टिकल दौड़ते हैं तेजी से,
पार्टिकल एक्सेलरेटर में उनको दौड़ाया जाता है, सुरंगों में पार्टिकल दौड़ रहे हैं, धड़ाधड़ दौड़ रहे हैं अपनी गति से, तेज गति से, उनको एक्सेलरेट किया जा रहा है, इंडक्शन कॉइलें लगी हुई हैं, कूलेंट लगे हुए हैं, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं जाके वो फट पड़ते हैं, बीच में जाके मशीन टूट जाती है, कहीं कुछ होता है, ये हालत होती है। रीजन, आप उनको एक्सेलरेट करते जाएंगे, कितना एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करते हुए आपने उनकी गति बढ़ाते हुए, गति प्रकाश की गति के बराबर ले जाना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। प्रकाश की गति पर आने पर उसका मास अनंत हो जाएगा, और अनंत मास होने पर पूरी धरती को निगल सकता है। वैज्ञानिक ये भी खूब जानते हैं, लेकिन निगले जाने को तैयार बैठे। उन्हें ये नहीं पता ये महाकाल है, यही महाकाल है जिसकी की जिह्वाएं लपलपाती हुई चारों ओर, जिसका कल्पना की गई भगवान शिव का जो महाकाल स्वरूप है वो है ये। जिस वक्त किसी पदार्थ का मास अनंत हो जाएगा उस वक्त तो पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। ये ब्लैक होल होगा या व्हाइट होल होगा या येलो होल होगा या रेड होल होगा, कोई नहीं जानता ये क्या होगा। इतना भयानक स्थिति होगी पृथ्वी पर, पृथ्वी का धारक उत्पन्न हो जाएगा। वो धारक पृथ्वी जिसको शेषनाग ने संभाला हुआ है कहा जाता है, और जिसको 10 दिक्पाल संभाले हुए हैं वगैरह वगैरह, इस पृथ्वी के संभालने वाले ही इसको निगल जाएंगे। ये स्थिति है। ये जो एक आर्य कल्पना है, एक एंशिएंट पर्सपेक्टिव है, कुछ सोच के है, यूं ही नहीं, हवाबाजी नहीं है, कुछ सोच कर है। आप ही सोचिए किसी पदार्थ के ऊपर मैं हाथ में कुछ रखे बैठा हूं, जो रखे हुआ हूं वो इतना बड़ा हो जाए कि ये मेरा अस्तित्व उसमें विलीन हो जाए, यही स्थिति होगी। तो इनका एक्सपेरिमेंट 3-4 बार फेल हो चुका है। मैं बड़े बारीकी से CERN को नेट पर सर्च करता रहता हूं, CERN में क्या चल रहा है। CERN के अंदर जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, महामशीन में, वो एक्सपेरिमेंट ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए है। लेकिन वैज्ञानिक खूब जानते हैं कि ये रहस्य एक ही है खाली, कि वो है, परमपिता है, और वो मान भी लिया। अच्छा, अब पेयर प्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, वही परमपिता ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, और वो ऊर्जा के रूप में मौजूद होकर लगातार पृथ्वी पर पेयर प्रोडक्शन कर रहा है निरंतर। ये तो हम लोग हैं कि उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। तो इन कंसेप्ट के साथ आप दर्शन और विज्ञान को मिला के देखिए। फिलॉसफी एंड साइंस आर नॉट टू, दीज आर सेम। जब अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और जो हमारा विज्ञान है, ये सब जब मिल जाता है तो बनती है मेटाफिजिक्स, तत्व दर्शन, तत्व मीमांसा बनती है, ये तत्व दर्शन बनता है। दिक्कत ये है, फिलॉसफी पढ़ाने वाले को फिजिक्स नहीं पता, फिजिक्स पढ़ाने वाले को फिलॉसफी नहीं पता। दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका परिचय मैं बार बार देता रहता हूँ। मेरा एक आध शिष्य ये शंका जाहिर करता है क्या एग्जामिनर को इतना पता होगा अगर मैं एग्जाम में लिख के आऊँगा। एग्जामिनर को जरूर पता होगा, जिस लेवल पर मैं हूँ उसी लेवल पर एग्जामिनर होता है, मुझसे भी ऊंचे लेवल पर होता है। एग्जामिनर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स और मल्टीफेरस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है, रिसर्च वर्क कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। उन बेचारों को बहुत बड़ी बात लगती है जो एक प्री क्वालिफाई करके मेंस नहीं क्वालिफाई करते, वो मजबूरी में कोचिंग चलाते हैं। उनके लिए बड़ा आश्चर्य लगता है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। संसार बहुत बड़ा है, निकल के तो देखो, संसार बहुत बड़ा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। जो IAS PCS के पेपर चेक करते हैं, कॉपियां चेक करते हैं, ये बड़े ही विद्वान और प्रखर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बहुत मेधा वाले, बहुत बुद्धि वाले लोग हैं। जब बोलने खड़े हो तो आपको पता, लेकिन ज्यादातर लोग साइलेंट रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि वो भूल चुके होते हैं प्रशासन करते करते इन चीजों को पढ़ाना, लेकिन ज्ञान तो है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जो आपको इंटरडिसिप्लिनरी बता रहा हूं अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर तो बेचारा होगा, उसको नहीं पता। हर शिष्य अपने गुरु में विश्वास करता है। आपका मेरे अंदर विश्वास है, आप मुझे बहुत ज्ञानवान मानते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन वो भी कम नहीं है। वो लोग जो चेक करने वाले हैं बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा ज्ञान उन्हें। इसलिए जब आप ये लिखेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि वाकई इस लड़के ने जो लिखा है या इस लड़की ने जो लिखा है अद्भुत लिखा है, यही लिखा जाना चाहिए था। इसलिए कोरी फिलॉसफी और कोरी साइंस केवल ओनली वाली बातें नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी चलता है यहाँ पर। तो बस ये ध्यान रखिए, इंटरडिसिप्लिनरी थॉट डेवलप करिए। अब आप कहते हैं कैसे होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से होता है, मैं क्या बता सकता हूँ। कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। केवल व्हाट्सएप अगर करेंगे तो केवल शिखर एकेडमी अटेंड करेगी, मैं नहीं करूँगा। मैं फ़ोन नहीं अटेंड करता, अभी भी आ रहा, मैं अटेंड नहीं कर रहा। 4 to 5 PM ये फ़ोन मेरे सामने होगा और तब मैं केवल कॉल अटेंड करूँगा, वरना मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगा। व्हाट्सएप पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा,
किसी क्वेश्चन का एक ही आपके पास जो है मैसेज आएगा, जो शिखर एकेडमी के किन्हीं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की तरफ से ही भेजा जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप कहलाता है हमारा, उसकी तरफ से भेजा जाता है। वो लोग पढ़ाते भी हैं यहाँ पे, गाइडेंस भी देते हैं, तो उन्हीं की तरफ से आएगा। उसमें केवल ये लिखा होगा डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित शैल नॉट रिप्लाई, आई एम सॉरी। आपको जो पूछना है यूट्यूब पर पूछिए, मैं आपको जवाब वीडियो बना के देता हूँ, चिंता किस बात की, मैं आपके सामने हूँ, आपसे अलग थोड़ी हूँ, आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ। एकेडमी का व्हाट्सएप, एकेडमी का फोन नंबर केवल फीस स्ट्रक्चर पूछने के लिए, केवल बैचेस के बारे में पूछने के लिए, इन सब काम के लिए है। एकेडमी आपके किसी पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी, बहुत साफ बात। वो प्रोफेशनल है, मैं नहीं हूं प्रोफेशनल, मैं आपको यहां सब जवाब दूंगा। देखिए अभी आप लोगों ने प्रश्न किया, एक लड़के ने पूछा कि यूपीएससी में लोअर सबऑर्डिनेट अपर सबऑर्डिनेट, मैंने तुरंत वीडियो बना के जवाब दिया। जो जो आप पूछ रहे हैं मैं वीडियो बना के जवाब दे रहा हूं, चिंता किस बात की है, मैं तो हूं ना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।